पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही हैं। 7 वर्षीय रोहन ने आकर राकेश से कहा, क्या हुआ, क्यों बुला रही हैं? राकेश ने अपने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं, रोहन बोला। क्या? राकेश परेशान हो गया, अम्मा के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास थी। देखो ना, अम्मा कुछ बोलती नहीं। राकेश ने अम्मा को हाथ लगा उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत न थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज दी, पर कोई फायदा नहीं। अम्मा पर लोग आगमन कर चुकी थीं। सुमन दहाड़े मारकर रोने लगी और राकेश से बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर करिए। हाँ जा रहा हूँ, बोलकर राकेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज दी। राकेश की आवाज सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़ पड़े। बिमला देवी, हाँ ये नाम था अम्मा जी का। पति महेश प्रसाद बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे राकेश, रमेश, दिनेश और 2 बेटियां रुचि रानी थीं। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सुमन, रेणु, कंचना तीनों बहुएं थीं। बेटियां अपने घर की हो चुकी थीं। 3 बेटे बहू, पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी से नहीं होता था। पर नियति को अम्मा जी की खुशी रास न आई। यह न जाने किसकी नजर लग गई अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी हृदयघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट कर गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से में आई छोटी सी कोठ, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी और राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसे नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाना पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू और दोपहर का खाना मझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ से मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई नहीं पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती थीं, मगर अपनी इच्छा से कुछ न खा सकती थीं, ना ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी थी। अगर भूल से भी मेहमान के सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठी सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जुबान पर लगाम ना है, चटोरेपन की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को कुछ नहीं देते, और भी न जाने कितना कुछ। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर न निकलने की। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहें। बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया कि इस उम्र में पैसों का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से भी कुछ ना कहती और ना ही किसी से मांग सकती थीं। अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी, जिंदगी गुजार रही थीं। इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान न दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवाय कोई और मतलब ही न था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हाल चाल ले लेते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय कोई और मतलब न था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुलावा भेजा था। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। बेविसा परिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मर गईं, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बताई, ना ही हम लोगों के साथ रहने गईं कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्चा होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहुओं में बहस चल रही थी। राकेश, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्चा हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। रमेश, ना भैया, मेरे पास इतना ना है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो। दिनेश, क्यों ना हम अम्मा को विद्युत सप्ताह गृह ले जाएं।
वहाँ खर्चा भी कम होगा। राकेश, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हजार का तो आएगा ही। रमेश, पर अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग ही लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। दिनेश, मेरा तो काम अभी वैसे भी मंदा ही चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही न था। 3 बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान न ला पा रहे थे। बहस की आवाज बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी पर कोई नतीजा न निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर राकेश को आवाज दी। राकेश को बाहर बुलाया गया। उस व्यक्ति ने सबके सामने राकेश के हाथ में 1 लाख रुपये रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी का अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्चा भी इसमें से हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, फिर उधार के पैसे से अम्मा की विदाई? ना ना, ये ना हो सकता। ये पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ बल्कि उधार चुका रहा हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। मगर कौन सा उधार, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। राकेश बोला, जी मैंने आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपये लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखें, जब मुझे जरूरत होगी तो ब्याज लगा कर दे दियो। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज लगाकर 1 लाख रुपये हो गए। आज अम्मा जी के देहावसान की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी जरूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके आत्मसम्मान से। अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी, अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम कर रखी थी कि किसी पर भी भान न पड़े और वो असम्मान से विदा ले सके इस संसार से। वहां उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थीं और तीनों बेटे बहुओं के सिर शर्म से झुक गए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में।